प्रतिलेखन संख्या 10 एवं 11, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट, ड्यूरेशन 10 मिनट, स्टार्ट। महोदय, विकसित देशों की भांति विकासशील देशों में फिलहाल यह समस्या नहीं है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में विशेषकर संभ्रांत परिवारों और कामकाजी माता पिता के बच्चों के बीच मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। वैसे तो बच्चों के मोटे होने के लिए कई परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं, जैसे उनके पैतृक गुण, भूख, उसका स्वभाव और दुखी होना। किन्हीं विशेष प्रकरणों में हार्मोन संचय में गड़बड़ी होना मोटापे का कारण बन जाता है। यदि बच्चे के माता पिता मोटे हैं तो बच्चे की भी मोटे होने की संभावना बढ़ जाती है। पैतृक कारणों के अलावा बच्चे का स्वभाव भी उसके मोटापे के लिए जिम्मेदार साबित होता है। जो बच्चे ज्यादा नाखुश रहते हैं वे प्रत्यक्ष रूप से ज्यादा खाने के आदी हो जाते हैं। ऐसे बच्चों में असमय खाने की आदतें कहीं ज्यादा होती है। जब कभी उनका मन नहीं लगता, वे कुछ खा पीकर अपना मन बहलाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे यह आदत बढ़ती जाती है, जो उनके मोटापे का कारण बन जाती है। इसके अलावा जो बच्चे खेलकूद में दिलचस्पी नहीं रखते, उनके भी मोटा होने की संभावना होती है। व्यायाम की कमी से शरीर की ऊर्जा चर्बी में परिणत होने लगती है। इन सब परिस्थितियों में मोटापे के आसार बढ़ने लगते हैं। अधिक भूख लगना और अधिक भोजन खाना मोटापे का सबसे बड़ा कारण होता है। नवजात शिशु ही क्यों न हो, उसे आवश्यकता से अधिक दूध पिलाना अवांछनीय है। दूध के स्थान पर ठोस आहार देना कहीं अधिक श्रेयस्कर होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके खाने पीने में खासकर इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसमें चर्बी बढ़ाने का कारण बनने वाले खाद्य पदार्थ, खासकर घी, मक्खन आदि का इस्तेमाल अनुपात से ज्यादा न होने पाए। पैरा करीब 6-7 वर्ष से लेकर 14-15 वर्ष तक की उम्र के बच्चों का शारीरिक विकास अत्यधिक तेज हो जाता है। इस उम्र के दौरान विभिन्न शारीरिक एवं हार्मोन परिवर्तनों के कारण बच्चों में मोटापा बढ़ने का खतरा रहता है। मोटापा बच्चों के लिए कई बार अभिशाप बन जाता है। अन्य बच्चे उसे मोटा कहकर चिढ़ाते हैं और उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते। इस प्रकार दुखी होने और अकेलेपन के कारण स्वयं को सांत्वना देने के लिए बच्चा सामान्य से क्रमशः मोटा ही होता चला जाता है। इतना ही नहीं, यही मोटापा बच्चे के आलसी होने का मुख्य कारण बनता है। सामान्य जीवन में वह और बच्चों की तुलना में पहले खेलने कूदने में और फिर कई बार पढ़ने लिखने में पिछड़ने लगता है। यही नहीं, बचपन का मोटापा युवावस्था और अधिक उम्र होने पर रोगों का कारण बनता है। मोटापा, हृदय रोग, कुछ प्रकार के कैंसर और समय से पहले मौत का प्रमुख कारण बन जाता है। अत्यधिक मोटापा शरीर में चर्बी को जन्म देता है,
जिसका असर रक्त की धमनियों और शिराओं पर पड़ने लगता है। पैरा, भाइयों, आखिरकार एक लंबे संघर्ष के बाद, जो कि मुख्य रूप से अहिंसात्मक था और जिसका नेतृत्व ऐसे विलक्षण व्यक्ति ने किया जो अहिंसा और सत्य को ईश्वर का पर्याय मानता था, परंतु स्वतंत्रता के किनारे पहुंचने के अंतिम चरण में भारत को खून की नदी में से होकर गुजरना पड़ा और यह नदी भारतीयों ने ही खोदी थी तथा इसमें भारतीयों का ही खून बह रहा था। अभूतपूर्व पैमाने पर लोगों का निष्क्रमण हुआ। पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों, बीमारों समेत 1 करोड़ व्यक्ति, जिनके शरीरों से खून चूकर भारत की भूमि तक को रंग रहा था, भारत के एक ओर से दूसरी ओर गए। उन्होंने अपने पीछे न केवल मकान और जमीनें छोड़ी, बल्कि अपने घर के व्यक्तियों के मृत शरीर भी छोड़े। स्वतंत्र भारत के किनारे तक पहुंचने के लिए देश को यह मूल्य चुकाना पड़ा और वह 2 प्रभुता संपन्न राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया। यह 15 अगस्त 1947 की बात है। कांग्रेस ने, जो वास्तविक रूप से 1885 से भारत की राष्ट्रीय वाणी थी, हमेशा भारत की एक राजनीतिक इकाई के रूप में संकल्पना की थी। कांग्रेस को अंत में भारत का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। वैसे तो यह स्वीकृति सहमति से दी गई थी, परंतु वास्तविक रूप में देखा जाए तो यह ब्रिटिश शासकों द्वारा पिछले कई दशकों से उत्पन्न की गई परिस्थितियों के दबाव के कारण था। फूट डालो और राज करो की नीति पहले पहल अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना के साथ शुरू की गई। एक दूसरे के बाद आने वाले 3 ब्रिटिश प्रिंसिपलों ने पृथकता का विचार मुस्लिम नेताओं और छात्रों के मन पर बैठाया। पैरा, सर सैयद अहमद को विभाजन मूलक विचारों को फैलाने के लिए उनसे हर प्रकार की मदद मिली। हम यह नहीं कहेंगे कि इसमें हिंदुओं का कोई दोष नहीं था, जो मुसलमानों से सामाजिक स्तर पर अलगाव बनाए रखते थे और आर्थिक दृष्टि से उनका शोषण करते थे। अलीगढ़ कॉलेज के अधिकारियों को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपजाऊ भूमि मिली। यह सब कुछ पिछली शताब्दी के अंतिम वर्षों में हुआ। इन्होंने सोच समझकर राष्ट्रीय मुसलमानों की उपेक्षा करने की नीति अपनाई। 1947 में कांग्रेस के पास विभाजन स्वीकार करने के सिवा कोई विकल्प नहीं था, विशेषकर गंभीर सांप्रदायिक झगड़ों के कारण, जो कि गृह युद्ध का रूप धारण कर रहे थे। जिन्ना ने यह सुझाव भी दिया कि सांप्रदायिक आधार पर आबादी की अदला बदली की जाए। शायद वह बेहतर समाधान होता, क्योंकि इससे शायद वे क्रूर कृत्य न होते जो बहुत लंबे काल तक पड़ोस में रहने वालों के साथ उनके पड़ोसियों ने किए। विभाजन को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने 15 जून 1947 को दिल्ली में एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें अंतिम बार भारत की मूलभूत एकता का आग्रह किया गया था। इसमें कहा गया था,
पिछली 2 पीढ़ियों के श्रम और बलिदान की नहीं बल्कि भारत का विस्तृत इतिहास और परंपरा भी इस मूलभूत एकता की साक्षी है। स्टॉप। थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।